वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। सो आइए आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। स्टूडेंट्स, एज यू नो, अकॉर्डिंग टू द टर्म एंड कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सीबीएसई, आपको पता है कि आपके सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार जो अब की बार जो स्टूडेंट्स आपके पेपर होने हैं वो कैसे होने हैं आप सभी जानते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो पहले हमारे नवंबर या दिसंबर में जो शेड्यूल जारी होगा कि कब आपके एग्जाम होने हैं, तो फर्स्ट एग्जाम जो हमारे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो स्टूडेंट्स, उसी बात को दिमाग में रखते हुए, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें आ सकें, तो उसी के लिए हमने अब शुरू किया है ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज का एक नया तरीका कि आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराए जाए। उससे पहले आपको जो भी कराए तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताई जाए। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास, जो कि एक क्या है, केरला से केरलाइट जो पोइट है और पैदा कहां पे हुई थी, मालाबार में, जिसको क्या कन्फेशनल पोइट के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा ह्यूमन रिलेशन के ऊपर लिखती है। बहुत ही टचिंग उसका जो वर्णन होता है, बहुत ही उसका जो तरीका होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का बहुत ही क्या है, टचिंग होता है। तो इस कविता में भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है। तो माय मदर एट 66 स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसका टाइटल ही बता रहा है कि मेरी माँ 66 साल की उम्र में। तो इस कविता में कवित्री ने क्या कहा है, इस कविता में कवित्री ने क्या कहा है वो थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप इस कविता को लाइन टू लाइन जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाएंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको वैसे जनरली इसकी स्टोरी बता देता हूं कि क्या बैकग्राउंड है इस कविता में जो स्टोरी डिस्कस की गई है। इस कविता में स्टूडेंट्स जो डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से कवित्री यानी कि पोएटेस अपनी मदर से मिलने के लिए आती है अपने पिता के घर पर। और क्योंकि उसकी माँ जो है, कवित्री की जो माँ है, वो काफी दिनों से कोई क्रॉनिकल डिजीज से क्या पीड़ित है, बचपन से कवित्री देखती आ रही है। उसके मन में डर रहता, भय रहता है कि एक दिन उसकी माँ हो सकता है वो मर जाएगी, ठीक है, वो उसको छोड़ के चली जाएगी, उससे सेपरेट हो जाएगी। तो ये डर उसके मन में रहता है। तो आज भी वो अपनी माँ से मिलने आई है, उसकी वेलबींग जानने के लिए आई है। तो स्टूडेंट्स, इस कविता के अंदर ये डिस्कस किया गया है। तो जैसा बताते हैं कि जैसा वो मिलने के बाद, अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता के घर से कहाँ जाती, कोचिन की तरफ चलती है गाड़ी के अंदर बैठ करके, और कोचिन में जाती है। कब की बात है, लास्ट फ्राइडे की बात है और मॉर्निंग की बात है। तो वो अपनी माँ को लेकर के कार में बैठ करके जाती है। और फ्रेंड्स, कार का जो माहौल है, वो देखिएगा कैसा है कि कार के अंदर उसकी माँ बैठी है कवित्री की साइड में, वो मुंह को खोल के डोज मतलब ऊँघना, ठीक है, डोजिंग ऑफ, वो क्या कर रही है, ऊँघ रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि माँ के अंदर एनर्जी की कमी है। और जब कवित्री ऐसा ये सब देखती है तो क्या होता है, व्हाट सी ऑब्जर्व, जब वो देखती है तो इसका क्या होता है, कवित्री को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको फिर से वही पुरानी यादें दिमाग में आ जाती है कि माँ क्या है, मर जाएगी। तो वो इन चीजों को, ख्यालों को बाहर निकालते हुए, क्योंकि सी इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोएट, तो उसको पता है कि आशावादी है वो बाहर देखना शुरू कर देती है। बाहर का माहौल जो दिखाया गया है वो अंदर से बहुत ही भिन्न है, अलग है, विपरीत है। क्योंकि बाहर जो है वो पेड़ क्या है, भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई गाड़ी चलती है तो आपको पता है भागती तो गाड़ी है, लेकिन जो आसपास के ऑब्जेक्ट होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए प्रतीत होते हैं और उनके अंदर एक एनर्जी प्रतीत होती है। तो यानी कि माँ के अंदर एनर्जी की कमी है, लेकिन जो बाहर जो पेड़ पौधे जो भाग रहे हैं उनके अंदर क्या एनर्जी है। कुछ बच्चों को दिखाया गया जो अपने घरों से प्रसन्नचित्त मुद्रा में बाहर आ रहे हैं, जैसे पानी छलकता है, इस तरह से वो क्या है, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लेना है ताकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम उनका आंसर दे पाए। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिएगा, तो जब कवित्री ने दिखाया कि पेड़ भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जबकि पेड़ों का काम भागना नहीं होता, और जब भी किसी मनुष्य की क्रिया का किसी निर्जीव के ऊपर आरोप किया जाता है तो वहां पर आपका अलंकार बनता है जिसका नाम होता है, क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवित्री ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। तो कवित्री जब अपनी माँ के चेहरे पर देखती है तो उसका एक तुलना और करती है। इससे पहले थोड़ा सा वो क्या तुलना करती है कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो बुझी हुई राख के जैसा है, जैसे एक शव होता है, कॉप्स होता है, उसकी बुझी हुई राख होती है, तो उसके जैसा उसकी माँ का चेहरा है।
क्योंकि निस्तेज है। उसके बाद जब बच्चों को देखा उसके बाद वो आगे फिर से बाहर ही देखती रहती है, लेकिन जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुंचते, क्योंकि कोचिन में वो जो एयरपोर्ट पे जाना चाहती थी, क्योंकि वहां से उसको फ्लाइट पकड़नी है, तो वहां पर उसकी माँ उसको छोड़ने के लिए आ रही है, साथ में सी ऑफ करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से उसका मन हुआ कि माँ को देख लूं। फिर से उसने देखा उसकी माँ का चेहरा जो था लेट विंटर मून के जैसा था। यहाँ पर माँ के चेहरे की फिर लेट विंटर मून के साथ कंपैरिजन किया गया है, एज लगा करके। यहाँ पर जो अलंकार बनता है वो बनता है सिमली। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद देखिएगा क्या होता है, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होता है, कवित्री को वही परिचित पुरानी पीड़ाएं उसको परेशान करती है कि माँ मरने वाली है, लेकिन वो अपनी माँ को दिलासा दिलाने के लिए, अपनी पीड़ाओं को छुपाने के लिए क्या करती है, अपनी माँ को कहती सी यू सुन अम्मा, और सिर्फ क्या करती, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इस कविता की बैकग्राउंड है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैकग्राउंड जो मैंने बहुत ही जल्दी से शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। और स्टूडेंट्स अब इस बैकग्राउंड को जानने के बाद आइए डिस्कस करते हैं इस फॉर्म के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इसी स्टोरी से रिलेटेड है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपकी काफी मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आप इस पोम की बैकग्राउंड जान चुके हैं। दैट इज रिटन बाय कमला दास, एंड कमला दास बिलोंग्स टू, यू नो वेरी वेल, केरला से उनका संबंध था और पैदा हुई थी मालाबार में। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन वहीं से ले लिया गया है कि कमला दास वॉज आ। अब इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कि ये मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हैं तो जरूरी नहीं यही होंगे। कमला दास वॉज आ, इसमें आ की मिस्टेक भी है, आपको यहाँ पर आ लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, आ की यहाँ पे है हमारी मिस्टेक, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आ। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कमला दास वॉज आ, कमला दास वॉज अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या होना चाहिए, बंगाली वो नहीं थी, पंजाबी वो नहीं थी। आपको पता है कि सी बिलोंग्स टू केरला, तो केरलाइट, आपका सी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, द पोइट वॉज लिविंग द हाउस ऑफ, यू नो वेरी वेल, कि मैंने आपको बताया था कि वो किसका घर छोड़ रही थी, यू नो वेरी वेल। अब आपको पता है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए आई है, तो वो आपके अपने घर पे नहीं थी, इन लॉज अपने ससुराल में नहीं थी। आपको पता है इसका ऑप्शन जो होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द पोम, इसके अनुसार इसका जो ऑप्शन है वो ठीक होना चाहिए। कौन सा स्टूडेंट, फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि हर पेरेंट्स मतलब हाउस ऑफ हर पेरेंट्स, वो किसका घर छोड़ के जा रही थी, अपने पिता के घर से कहाँ पे जा रही थी, कोचिन में जा रही थी। यू नो वेरी वेल कि कहाँ पे जा रही थी, कोचिन। सो अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, वहीं से ले लिया गया है कि सी वॉज गोइंग टू, अभी मैंने ऑप्शन बताया था कि सी वॉज गोइंग टू गोवा जा रही थी, नहीं जा रही थी, अपने सिस्टर के पास नहीं, अपने फ्रेंड के पास नहीं। सी वॉज गोइंग टू कोचिन, वो कहाँ पे जा रही थी स्टूडेंट्स, कोचिन जा रही थी, और इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी, तो इसका बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द पोइट वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स दी। अब जो पोइट थी, जो पोइट यहाँ पे है कमला दास, वो किस तरफ जा रही थी, किस और जा रही थी, कहाँ पर जा रही थी, आप कह लें समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता, रेलवे स्टेशन मैंने नहीं कहा, बस स्टैंड नहीं कहा, मेट्रो स्टेशन नहीं कहा, मैंने कहा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी कहाँ पे, कोचिन में, क्योंकि ऊपर से हम कर चुके हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स सी। तो आपको पता लग गया कि वो कहाँ पर जा रही थी, वो जा रही थी कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। कहाँ पे, कौन सी जगह पे, कोचिन, ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट पे वो जा रही थी। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, आफ्टर इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके ऑप्शन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वॉज, जो कवित्री के साथ साथ, यानी कि साथ साथ बैठना होता, बिसाइड, कवित्री के साथ में कौन बैठा हुआ था कार के अंदर, उसकी आंटी नहीं थी, हर अंकल भी नहीं था, अर्नीस उसकी भतीजी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि कवित्री जा रही थी अपने पिता के घर से कोचिन, और कोचिन जाते हुए उसकी माँ उसको सी ऑफ कहने के लिए उसके साथ कार में बैठी हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर क्या होगा, हर मदर। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिएगा, द मदर ऑफ द पोइटेस वॉज। अब जो मदर थी पोइटेस की, वो क्या थी, द मदर ऑफ द पोइटेस वॉज क्या कर रही थी, उसने जब उसको देखा तो वो क्या कर रही थी, स्माइल कर रही थी, नो, क्राइंग नो, लाफिंग नो। तो मैंने आपको बताया था, जब इसकी बैकग्राउंड बताई थी, वो बैठी हुई थी, उस माँ का मुंह खुला हुआ था, और वो क्या कहती थी, डॉज, ऊँग रही थी, बिकॉज हर मदर वाज नॉट एबल टू
क्या नहीं थी, क्या कर नहीं पा रही थी, सांस उसको नहीं आ रहा था, मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करी थी और ऊँघ रही थी, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी उसकी माँ के अंदर थी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, द पोइटस सेज हर मदर्स फेस, उसकी माँ का जो चेहरा लुक्ड लाइक आ, किसकी तरह दिख रहा था, जो पहली बार उसने देखा, 2 बार माँ के चेहरे पर देखा, पहली बार जब देखा तो माँ का चेहरा घोस्ट भूत की तरह था, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन चाइल्ड की तरह था, कुपोषित बच्चे की तरह था, एनेमिक पर्सन की तरह था, नहीं। आपको यहाँ पर पहले ऑप्शन का जो ध्यान देंगे तो पहला जो हमारा जो आता है माँ के चेहरे की तुलना, तो वो की गई है एशेज ऑफ कॉप्स, यानी कि शव की राख की जैसे। माँ का चेहरा कहता जो शव होता है उसकी जो राख होती है उसकी तरह निस्तेज थी, बुझी हुई थी, माँ के चेहरे पर कोई भी एनर्जी का भाव नहीं था। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम ऑप्शन नंबर 8 पर। कमला दास वो रियलाइज्ड दैट हर मदर वाज वेरी, उसने क्या महसूस किया, उसकी माँ बहुत यंग है, नहीं, फिट है, नहीं है, और नन तो हो ही नहीं सकता, इसमें है ओल्ड। उसने महसूस किया था कि हर मदर इज़ एज ओल्ड एज सी लुक्ड, उसकी माँ इतनी बूढ़ी है जितनी वो दिखाई देती है। उसके बाद ये ओल्ड हमारा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड, वो जल्दी ही शीघ्र ही उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। एंड और क्या करती है, स्माइल करती है, नहीं, ठीक है, क्राइड बिटरली, रोने लग जाती बुरी तरह से, ऐसा भी नहीं है। लाफ्ड हर्टली, मतलब बहुत ही दिल से हंसती है, ऐसा भी नहीं है। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि वो अपनी माँ से अपना दिमाग हटाने के लिए या माँ की जो पीड़ाओं को से अपना मन हटाने के लिए कहाँ देखना शुरू कर देती, कार की खिड़की से बाहर, और जहाँ पर उसको क्या दिखते हैं, भागते हुए पेड़ दिखाई देते हैं। ये बात आपको याद आ गई होगी। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए क्या कहता है, चाइल्डहुड फियर वॉज द फियर ऑफ। अब उसके बचपन से उसको डर लगता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, जब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई थी मैंने हिंदी में, कि उसको हमेशा डर रहता है कि मेरी माँ मर जाएगी, मेरे से दूर हो जाएगी, तो ये उसका हमेशा डर रहता। तो एग्ज़ाम का डर नहीं था, मेडिकल चेकअप का डर नहीं था, और उसको सिर्फ एक ही डर था, वो क्या था, अपनी माँ से सेपरेट होने का डर। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट, 19 क्वेश्चन पर देखिएगा हमारा क्या कहता है कि सी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, क्या कहा था, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी ये 2 बार आ गया है आपका, लेकिन गुड इवनिंग हो सकता है, कुछ भी और होता है, लेकिन हमें अपने राइट ऑप्शन को देखना है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इट इज़ थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, थोड़ी सी कह सकते हैं हमारे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो इसको हम कर लेंगे ठीक। हमारा ऑप्शन इसमें जो सही है वो क्या है, सी यू सूनम्मा। वो उसने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही शब्द कहा था कि सी यू सूनम्मा, ये कुछ मतलब एक ही सेंटेंस आप कह सकते हैं, शब्द नहीं सॉरी। तो उसने अपनी माँ को बोला था सी यू सून अम्मा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन क्या कहता हमें, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑन नरेटर्स फेस, उसकी जब उसने अपनी माँ को ऐसा देखा तो उसके चेहरे पर कैसे मतलब एक्सप्रेशन था, उसके चेहरे के ऊपर स्माइलिंग फेस था, ठीक है, यहाँ पे सार्केस्टिक एक्सप्रेशन था, या सैडनेस थी, या एक्साइटिंग थी, वो नहीं। तो उसने अपनी माँ को अपनी पीड़ा ना दिखाते हुए मुस्कुराया था, सिर्फ उसके चेहरे पर क्या थे, फेस पे क्या थे, स्माइलिंग फेस उसका था, ठीक है, बिकॉज सी डज नॉट वांट, वो नहीं चाहती है कि उसकी माँ उसके पीड़ाओं को देख पाए और उसकी माँ को भी आभास हो जाए कि वो मरने वाली है। तो माँ को दिलासा दिलाने के लिए उसने अपने भाव को छुपाते हुए अपने चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट के भाव रखे थे। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 21, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इसके अंदर आपको बताना है स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का आने की बहुत ज़्यादा संभावना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आपको फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से जान लेना चाहिए। आपके इस यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो भी बनाई है फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, आना ही आना है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए कि जब भी किसी एक लाइन में एक ही शब्द को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर लिया जाए तो वहाँ पर हमारा जो बनता है जो फिगर ऑफ स्पीच, उसको कहते हैं रेपिटिशन। तो ये स्माइल स्माइल 2 बार 3 बार यहाँ पर यूज़ हुआ, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा रेपिटिशन। और आपको लॉजिक आपको पता चल गया, जब एक शब्द एक से ज़्यादा बार आ जाए एक ही लाइन के अंदर। मैं शब्द की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा मिसअंडरस्टूड मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ
किसकी? वर्ड की, ना कि लेटर की। लेटर का अगर बार बार रिपीटेशन हो जाता है और वो होता है कॉन्सोनेंट लेटर अगर हमारा, तो वहाँ पे हो जाएगा एलिट्रेशन, तो ध्यान रखेंगे। द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। अब जो वहाँ पर खुश प्रसन्नचित बच्चे दिखाए गए हैं वो क्यों यूज़ किए गए हैं? तो वहाँ पर क्या दिखाना चाहती पोइट क्या दिखाना चाहती है? दिखाना चाहती है कि जो कार के अंदर जो है बहुत लैक ऑफ एनर्जी है, माँ ओल्ड एज में है ना, आपको पता है, और ये ओल्ड एज होती है जीवन का अंत माना जाता है, और बाहर जो बच्चे हैं वो यंग हैं, तो यंग जो होते हैं वहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा, इसमें पहला ही बनेगा, क्योंकि वो दिखाना चाहती एनर्जी एंड एक्जुबिरेंस ऑफ देम। उनका क्या है? उनकी एनर्जी दिखाना चाहती है, एक तरह से आप याद करेंगे इसको। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पर कहता है कि जो ट्री है स्प्रिंटनिंग, यानी कि ट्री को भागते हुए दिखाया गया, एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग इज एन अटेम्प्ट। ये क्या प्रयास है कवित्री का? क्यों ऐसा किया है? क्योंकि वो दिखाना चाहती है, क्या करना थी? सस्पेंस पैदा नहीं करना, लाफ्टर नहीं करना, चोस नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो सिर्फ यहाँ से विजुअल इमेजरी यानी कि एक इफेक्ट पैदा करना चाहती है कि ताकि रीडर जो है, इसका पाठक जो है इस कविता को पढ़ने वाला, वो इमेजिन करे कि सीन कैसा है, बाहर का सीन कैसा है। तो विजुअल इमेजरी के लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स। वैसे मैरी यहाँ पे चिल्ड्रन स्पेलिंग है, इसके अंदर कौन सा आपको अलंकार अगर पूछा जाए तो अलंकार कौन सा यूज़ हुआ है? यहाँ पर 2 इमेजरी भी यूज़ हुआ है और साथ में आपका यहाँ पर मेटाफर भी है। और यहाँ पे ट्री स्प्रिंटिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पर कभी क्या कहना चाहती है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है स्टूडेंट्स? क्योंकि पेड़ कभी भाग नहीं सकते, भागने की क्रिया मनुष्य करता है, दौड़ने की प्रक्रिया मनुष्य करता है, और मनुष्य की क्रिया का आरोप निर्जीव चीज़ पर जब कर दिया जाए हैं तो देखिए पौधे पौधे सजीव हैं लेकिन उनको जड़ माना जाता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना क्या कहेंगे इसको, यहाँ पे कहेंगे आप पर्सोनिफिकेशन। अगला जो क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स, उसको क्या करना आपने, देखिए क्या पूछा है, द पोम इज मेड अप ऑफ। जब स्टूडेंट्स आप इस पोम को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पोम के अंदर स्टूडेंट्स आपको शुरू से लेकर के लास्ट में ही आपको फुल स्टॉप मिलेगा। तो ना इसमें 20 लाइन है, ना इसमें 10 स्टैंजा है, ना 5 स्टैंजा है, तो ये सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस को हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरी कविता को एक ही सेंटेंस में लिखा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा आपका बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट पे देखिएगा क्या है, कहता है उसके बाद द थीम ऑफ द पोम इज। थीम क्या है इस पोम का? सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड, सेपरेशन फ्रॉम रिलेटिव्स, फियर ऑफ सेपरेंस फ्रॉम मदर। तो आपको अच्छे से पता है कि इस कविता में बार बार एक ही बात की गई है, डर किस चीज़ का है? माँ से बिछड़ने का डर। और माँ से बिछड़ने का मतलब क्या है? माँ से परमानेंट बिछड़ने का डर है, ना कि ऐसा कि कमला दास कहीं और रहती, माँ कहीं और रहती, ये डर नहीं है। क्योंकि माँ को कोई प्रॉब्लम है, यानी कि मैंने बताया भी था क्रॉनिकल डिजीज़ है जिससे वो पीड़ित है, और इसी कारण से उसको डर रहता कि मेरी माँ से मैं बिछड़ जाऊँगी। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा 26 पे, द मूड इन द लास्ट 2 लाइन्स इज दैट ऑफ। किस चीज़ का स्टूडेंट? रिग्रेट्स, पश्चाताप है, गिल्ट ऐसा भी नहीं है, एंगर का भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ एंगर में आपका ए थोड़ा इसमें ज़्यादा प्रिंट हुआ है तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ए नहीं आएगा, ठीक है, तो एक ए नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो इसमें राइट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट्स वो बनता है सी, क्योंकि वो एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट होता स्वीकार करना, और एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी यानी कि स्वीकृति दे दिया उसने किसको? रियलिटी को, क्योंकि एक दिन सभी को इस संसार से जाना है और बुढ़ापा भी इस जीवन की सच्चाई है। तो कवित्री अंत में क्या दिखाती है? एक्सेप्टेंस दिखाती है। अब 27 पे चलते स्टूडेंट, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। उसको क्या स्माइल किस लिए कर रही है स्टूडेंट्स? अपनी स्माइल किस लिए यूज़ की उसने? कवर अप हर पेन, अपनी पीड़ा को ढकने के लिए उसने स्माइल किया, ताकि उसकी माँ क्या हो सके? खुश हो सके। हालांकि इसमें दिया है टू मेक हर मदर हैप्पी, उसकी माँ को खुश करने के लिए, लेकिन पहला काम उसका ये था कि उस अपनी पीड़ाओं को छुपाना था, ताकि माँ को ये एहसास ना हो कि मेरी बेटी अभी दुखी है, और माँ को भी एहसास हो जाए दुखी क्यों है, शायद मेरी वजह से है, तो माँ को जल्दी रियलाइज़ हो कि मैं मरने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं चाहती थी कवित्री। तो अगला 28वां जो क्वेश्चन है वो देखिएगा स्टूडेंट, 28 पे क्या कहा गया है?
द मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज अ डिपिक्शन ऑफ वर्णन। यहाँ पे जो माँ की जो लैक ऑफ एनर्जी है या ओल्ड एज है वो किस चीज़ का वर्णन कर रही है, क्या दिखाना चाहती है कवित्री यहाँ पे, क्या दिखाना चाहती है कि ऑप्शन ए में द पोइटेस क्या है, पोइट्स की हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज, की बुढ़ापे में वो असहाय है, जॉय एंड फन ऑफ द ओल्ड एज दिखाना चाहती है, बॉन्डिंग ऑफ फॉर मदर विद द फैमिली मेंबर, या सिकनेस एंड द इल हेल्थ। तो आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन स्टूडेंट्स में सही है, क्योंकि वो क्या दिखाना चाहती है, सिकनेस। ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन कवित्री ने अपने पोइटेस हेल्पनेस इज ओल्ड एज, कवित्री की मतलब असमर्थता बुढ़ापे में, कवित्री तो बूढ़ी है ही नहीं, बाकी ऑप्शन नहीं बन सकते। बॉन्डिंग ऑफ मदर विद फैमिली मेंबर्स की यहाँ बात ही नहीं की गई, क्योंकि इस कविता के अंदर हम अपने पास से कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो हमें दिखाया गया है सिकनेस एंड इल हेल्थ, क्योंकि माँ क्या है, बीमार है, और उसकी इल हेल्थ कह लें या बीमार, वही एक ही बात है। अगला है स्टूडेंट्स आपका स्प्रिंटिंग मीन्स, स्प्रिंटिंग बताता भागते हुए, पीछे की तरफ भागते हुए, जो क्या दिखाए गए थे, पेड़, आपको पता है। तो इसका देखिएगा शॉर्ट फास्ट रेस नहीं है, रोइंग अबाउट जॉब नहीं है, सॉरी प्लेइंग टिकट नहीं है, अब इसमें रनिंग बैकवर्ड इसका आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर बनेगा डी, और आपको पता है कि पेड़ जो थे वो पीछे की तरफ भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। अगला ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है सॉरी, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम। आप पढ़ ही चुके हैं, सारी पोम में हमने बात किया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये लिखी गई है कमला दास के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये थे इस पोम से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चन। अभी इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए हैं। ये अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आ जाते हैं तो आपकी ये जो पोम है जिसका नाम है माई मदर एट 66, ये आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इतना क्लियर हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ अदर क्वेश्चन ऑल्सो दैट विल बी रिलेटेड टू दिस पोम, जो इस कविता के संबंध में होंगे, इससे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पहले इसकी बैकग्राउंड बताई गई वो भी समझ में आई होगी, और अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है अभी आपको परेशान नहीं करेंगे, आप इनका आंसर दे पाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आज आपको ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपके पास और आती रहें, या किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट जरूर हमें दिया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स आपको रिक्वेस्ट की जाती है, आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप इस पे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। धन्यवाद।